सम्मान्य सभापति महोदया, मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि शासन में आने के बाद सबका साथ, सबका विकास की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए भारत की संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करते हुए जितने त्वरित गति से कदम उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश के पिछड़े, दलितों और गरीबों के लिए उठाए हैं, वो इतिहास में सबसे ज्यादा प्रशंसनीय। और ये मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के सम्मान्य नेता अधीर रंजन, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि संविधान में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था तो संविधान के निर्माताओं ने करी थी। आपकी पार्टी 1950 में शासन में आई थी, लेकिन पिछड़े वर्ग का 1950 में संविधान आने के बाद काका कालेलकर कमीशन बना। आपने 40 साल तक शासन किया, काका कालेलकर कमीशन को न्याय नहीं दिया, पिछड़ों को न्याय नहीं दिया। आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि पहली बार देश से जब कांग्रेस गई थी और जनता पार्टी का शासन आया था, मंडल आयोग बना था। मंडल आयोग ने भी 1980 में अपनी रिपोर्ट को फाइल किया था। उसके बाद भी आपने 6 साल तक शासन चलाया, पिछड़े वर्ग को आरक्षण कांग्रेस ने नहीं दिया। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मंडल आयोग जब आया और इसी सदन में आया और आप ही की पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता थे, उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उन्होंने मंडल आयोग का उस समय विरोध किया था। और मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग की बात इतनी ही पुरानी नहीं चली। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए मंडल आयोग लागू हुआ, उसी सरकार ने लागू किया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। और मैं आज आपको एक और बात कहना चाहता हूं, 1993 में बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए आयोग बना और बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए आयोग बनने के बाद जो क्रीमी लेयर 1993 में बनी थी, उसका भी पहली बार क्रीमी लेयर को बढ़ाने का काम किया तो 93 के बाद अटल जी की सरकार ने 2004 में किया। यह मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं। मैं सामाजिक न्याय पे हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता को, देश के गरीब आदमी के विकास के लिए हमारी पार्टी का जो विजन और जो मिशन रहा है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं इतना ही नहीं कहना चाहता हूं, 2004 से 2014 तक इस देश के सुनो भैया, ठीक है दादा, पार्लियामेंट का एटिकेट नहीं, कोर्ट का तो रखो सीनियर एडवोकेट के नाते। चुप रहो, दूसरे की आर्गुमेंट सुनो। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2004 से लेके 2014 तक 10 साल तक यूपीए का शासन रहा। सभी पार्टियों के बैकवर्ड क्लास के सांसदों ने बार बार आपकी सरकार के समय में यह ज्ञापन दिया कि बैकवर्ड क्लास का जो कमीशन बना है, यह बैकवर्ड क्लास का कमीशन, इसको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, इसको संवैधानिक मान्यता दिलाई जाए। लेकिन 10 साल तक आपने नहीं दिया। इसको करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किया। और यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने बैकवर्ड क्लास के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया, संविधान में यह परिवर्तन किया। संविधान में परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि पिछड़े वर्ग को जो लंबे समय तक आपके शासनकाल में न्याय नहीं मिला, पिछड़े वर्ग को लंबे समय तक उनका जो अधिकार मिलना था कांग्रेस के समय में, वो वाजिब अधिकार नहीं मिला, उसको त्वरित गति से करने के लिए देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म और एक संवैधानिक अधिकार दिया। और ये देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। वो भी मैं बताने वाला हूं। जब बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट रखी जा रही थी, और आज तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सेलेक्ट कमेटी का डॉक्यूमेंट है, हम कहते थे कि देश में बैकवर्ड क्लास एक क्लास है, एक कास्ट नहीं है।
और बैकवर्ड क्लास एक कास्ट नहीं है, बैकवर्ड क्लास एक क्लास है। इस क्लास में भाईचारे को खराब मत करो। लेकिन कांग्रेस ने डाइसेंट नोट दिया कि नहीं 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 नहीं, आप बैकवर्ड क्लास में जो पद बनेंगे उसमें पहले माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दो। ये कह करके आपने विरोध किया। आपने लोगों के विकास को धर्म के आधार पर बांटने की बात करी। हम किसी को बांटने का काम नहीं करते। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माइनॉरिटी को दो, ओबीसी के साथ माइनॉरिटी को दो, ये था अमेंडमेंट आपका। देखिए हिंदुस्तान में रिजर्वेशन की मामला कांग्रेस ने शुरू किया था। हमने विरोध किया था, किसी ने बहाना बना के विरोध किया था। मैं दिग्विजय सिंह जी ने इसका अमेंडमेंट मूव किया था। ये रिकॉर्ड पे है, आप चेक करो इसका। राज्यसभा में विरोध किया था, लोकसभा में महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर हमने पारित किया। वो आप बोलिए, बैठिए, सुनिए। यस सर, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। सुनिए, अब शुरू करूं। अधीर रंजन जी, कड़ा अध्यक्ष है। अधीर रंजन जी, रिकॉर्ड को देख करके अगर बात करोगे तो बात अच्छी लगेगी। आप इस बात को मत करिए कि देश के गरीबों और दलितों के लिए आपने कोई आरक्षण देने का काम किया। ये हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भारत को सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने की संकल्पना दी थी। आपने तो केवल इतना किया कि उसको 1950 से 1990 तक लागू नहीं होने दिया, केवल इतना किया। और ये देश का इतिहास इस बात का साक्षी है। और उसके बाद भी जो हर बार बीच में खड़े होते हैं। मंत्री जी इधर बात कीजिए। मंत्री जी इधर बात कीजिए। जी छोड़िए, इधर बात कीजिए। मान्य सभापति, मान्य सभापति महोदय, मैं तो जो पिछले 5 साल में जो 70 साल से एक लंबी एक समाज की मांग थी, उसको किस प्रकार से एक दूरदर्शी नेतृत्व के द्वारा पूरा किया जा सकता है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि देश में गवर्नेंस का अर्थ ये होता है कि लास्ट माइल डिलीवरी बहुत सक्षम तरीके से होनी चाहिए। और लास्ट माइल डिलीवरी कैसे करी हमारी सरकार ने, मैं ये कहना भी चाहूंगा। हम ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जे का व्यवस्था इस सरकार के नेतृत्व में लेकर के आए। क्रीमी लेयर 1993 के बाद अटल जी की सरकार में हमने बढ़ाई। और जैसे ही ये सरकार आई और ये कहा गया कि क्रीमी लेयर को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि अब आय बढ़ गई है, क्रीमी लेयर को 6 लाख से 8 लाख करने का काम भी ये हमारी सरकार ने 2014 में आकर के किया। और उसके बाद बीच में नहीं बोलिए। सुन लो ना। उसके बाद में कुछ नहीं जा रहा है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको संबोधन करते हुए कह रहा हूं कि इस देश में 1248 केंद्रीय स्कूल, पढ़कर आइए, पढ़कर। इस देश में सैनिक स्कूल थे, इस देश में जवाहर नवोदय विद्यालय थे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं। और जब ओबीसी से रिजर्वेशन की बात होती है तो किसी एमपी और एमएलए के बेटे को नहीं मिलता है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। 8 लाख रुपए से ऊपर वाले को नहीं मिलता है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। लेकिन एक गरीब का, गांव में रहने वाला, दर्जी हो, नाई हो, धोबी हो, कुम्हार हो, सुनार हो, ये जो छोटे छोटे वर्ग हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालयों में, मिलिट्री स्कूल में और जवाहर नवोदय विद्यालय में 27% आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। जो बच्चे अपने छोटे छोटे समाज से निकलकर एक बड़े भारत की संकल्पना में अपना योगदान देना चाहते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं उसका लाभ कितने लोगों को मिला।
हर वर्ष 4 लाख बच्चों को मिला। और ये सरकार को ये आशीर्वाद मिलेगा, करोड़ों ओबीसी के जो छोटे छोटे समाज के बच्चे जो दूर दराज के ग्रामीण में केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते थे कि छोटे समाज से आते थे, उनके लिए शिक्षा के रास्ते को आयाम कैसे लास्ट माइल डिलीवरी की जा सकती है, ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि केंद्रीय शिक्षा संस्थान में लंबे समय तक बात चलती रही और लंबे समय तक केंद्रीय शिक्षा संस्थान में जो रोस्टर पॉइंट की बात होती थी, यह लगता था कि उनकी ओबीसी के लोगों की विश्वविद्यालयों में भर्ती कैसे होगी। उस असिस्टेंट प्रोफेसर में सेंटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर कैडर ये ला करके उनको भी न्याय देने का काम ये हमारी सरकार ने ओबीसी के लिए किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, हमने प्रोफेसर बनने के लिए भी ओबीसी समाज के लिए उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम किया। और एक लंबे समय से अधीर रंजन जी फिर नाराज हो जाएंगे, लेकिन सच है कि 2004 में आपका नोटिफिकेशन निकला था कि जो सरकारी लेवल की जो रैंक के लोग होते हैं और पीएसयू का जो इक्विवेलेंस था, वो इक्विवेलेंस का जो आप नोटिफिकेशन निकाल के गए थे, आज तक बच्चे कोर्ट में लड़ रहे हैं, उसको भी सुधारने का काम किया तो ये हमारी सरकार ने किया। और हमारी जो विकास की संकल्पना है, हमारी जो सामाजिक न्याय की संकल्पना है, हमारी जो समरस समाज बनाने की संकल्पना है, उस समरस समाज बनाने की संकल्पना में हम समाज के सभी वर्गों का विकास चाहते हैं। इसलिए शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग हो, सबको संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत न्याय देकर के आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। यही मोदी जी का सबका साथ और सबका विकास का नारा है। अब महोदय, मैं बहुत संक्षेप में आपको ये कहना चाहूंगा कि आखिर इस संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम 102वां संविधान संशोधन लेकर के आए थे और जो 102वां संविधान संशोधन लेकर के आए थे, तब भी सरकार की यह मंशा थी कि केंद्रीय स्तर पर ओबीसी वर्ग की गणना या केंद्रीय सूची केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाएगी और राज्य सरकार की गणना ये राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। और सरकार ने कभी अपनी मंशा को कमेटी के सामने छुपाने का काम नहीं किया। सरकार की मंशा वही थी और इसलिए जब यह सेलेक्ट कमेटी के सामने विषय आया, और मैं यहां कोट करना चाहूंगा ताकि रिकॉर्ड की बातें रिकॉर्ड में रहे, तब ये कहा गया, इट वॉज क्लैरिफाइड बाय द मिनिस्ट्री टू द कमेटी that the proposed amendment does not interfere with the power of the state government to identify the socially and educationally backward classes. The existing power of state backward class commission would continue to be there even after the passage of the constitution 123rd amendment। उस समय था जब पारित हुआ तो 102 था। ये सरकार की इंटेंशन कमेटी के सामने थी। उसके बाद ये जो मामला है ये सर्वोच्च न्यायालय के सामने गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी, सरकार ने यही आर्ग्यू किया। हमारा जो व्यू पॉइंट था राज्य की सूची और केंद्र की सूची, सरकार का हमेशा स्पष्ट था। और मैं यहाँ इस सदन में कहना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ये कंसेंसस का जजमेंट नहीं है। इसमें जो जजमेंट जस्टिस भूषण और जस्टिस नजीर का जो जजमेंट है, उनके पैराग्राफ को मैं कोट करना चाहता हूं। We thus hold, मैं जस्टिस भूषण के जजमेंट को कोट कर रहा हूं, that Article 342A was brought to the Constitution 102 amendment to give the constitutional status to National Backward Class Commission for the publication of list by the President of socially and educationally backward class, which was to be central list for governing employment under the government of India and the organization under it। और उसी में यह कहा गया, it is thus clear as sunlight that parliamentary intention discernible for select committee report and statement of Minister of Social and Justice and Empowerment is that the intention of Parliament for bringing constitutional amendment was not to take away the power of the state to identify backward class in the state। ये जस्टिस भूषण का जजमेंट है, जस्टिस नजीर का जजमेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश कह रहे हैं। और हमारा जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है,
प्रेमचंद्रन जी, पार्लियामेंट का जो हमारा लेजिस्लेटिव इंटेंट है, जिसके लिए हम इस संप्रभु शक्ति का उपयोग करते हुए लोगों के लिए कानून बनाने का और लोगों को न्याय दिलाने के लिए अवसरों की उपलब्धता कराने के लिए एक संसद होने के नाते हम ये काम करते हैं। अपने लेजिस्लेटिव इंटेंट का अर्थ यह है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो लक्ष्य निहित किए गए हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश के बेसिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम काम करें। और इसीलिए जो पार्लियामेंट की इंटेंशन थी, उस पार्लियामेंट की इंटेंशन, मिनिस्ट्री की इंटेंशन और इस पूरे लेजिस्लेशन को बनाते हुए हम सब की इंटेंशन जब निकल के आई, तो हमारी इंटेंशन यही थी कि राज्य की सूची और केंद्र की सूची अलग अलग होगी। और ये जो इंटेंशन है, इसको सपोर्ट भी 2 जजों ने किया है। मैंने जो आपको कोट किया है, जस्टिस भूषण और जस्टिस नजीर के जजमेंट को कोट किया है, और इसलिए ये पार्लियामेंट की बेसिक ड्यूटी है। अगर कभी इस प्रकार का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करने के लिए वापस से कोई सुधार करने की आवश्यकता हो, उसको क्लियर करने का तरीका हो, तो ये करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। और आज उन गरीब लोगों को न्याय मिले और राज्यों की ताकत भी रहे, अगर इसको क्लियर करना है तो हमारा काम है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस को लगातार डेवलप करना, देश के संविधान को उसके उद्देश्यों के अनुरूप आगे बढ़ाना, यही हमारा लेजिस्लेटिव इंटेंशन के नाते हमारा काम है। और इसके लिए आज हम यहां पर बैठे हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार के व्यू में, चाहे हम लोकसभा में आए हो, हम राज्यसभा में गए हो, राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी के सामने विषय रखा हो, सर्वोच्च न्यायालय के सामने विषय रखा हो, और सर्वोच्च न्यायालय में भी आज अगर निर्णयों में मत भिन्नता आई है, और अगर मेजोरिटी निर्णय की मत भिन्नता में भी सही परिप्रेक्ष्य क्या होगा, ये करने के लिए हम यहां पर आए और सभी दल एक साथ मिलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार उसका समर्थन कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार पूरी तरीके से समाज के गरीब को, पिछड़ों को, दलितों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक ऐसा अवसर है जिस अवसर पर हम देश में जो दूर दूरस्थ क्षेत्र में जो छोटा समाज है, जो वंचित समाज है, जो गरीब समाज है, उसको बनाने की जो अधिकार है वो हम राज्यों को देने के लिए सरकार की इंटेंशन को पूरा करने के लिए आए हैं। महोदय, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भारत अनेक प्रकार की विविधताओं का देश है। कई राज्यों में जो छोटे समाज और जातियां हैं वो दूसरे राज्यों में नहीं हो सकती हैं, और इसलिए 2 छोटे छोटे जो जातियां जो पर्टिकुलर राज्यों में रहती हैं, उनके सामाजिक कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको समाज के मुख्य मार्ग में लाने के लिए, उनको सामाजिक और शैक्षिक वर्ग से आगे बढ़ाने के लिए, उनको अवसरों की उपलब्धता कराने के लिए राज्यों के पास इस सूची को बना करके रखने का जो एक जिम्मेदारी का भाव, जो हमारी लेजिस्लेटिव इंटेंशन थी, उसमें आज अगर सुधार का विषय है तो उसको करने के लिए सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर के आई है। और मैं यह आपको कहना चाहूंगा कि इस देश में जब कभी सबसे ज्यादा जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया, सामाजिक न्याय की बुनियाद रखी है, ज्योतिबा फुले कभी कहा करते थे, ज्ञान बिना मति नहीं, मति बिना गति नहीं, गति बिना वित्त नहीं, वित्त नहीं तो अनर्थ हुआ, और अनर्थ हुआ तो शुद्र हुआ। सबसे बड़ी बात जो इस देश के सारे सामाजिक सुधारकों ने करी है, वो ये करी है कि इस देश में शिक्षा का प्रसार, ज्ञान का प्रसार वो निचले स्तर पर होना चाहिए। उसके लिए अवसरों की उपलब्धता कराई जानी चाहिए, और अवसरों की उपलब्धता कराने के लिए उन सब संस्थानों में ओबीसी के छात्रों के सहज अधिकार होने चाहिए, जहां पर जाकर वो शिक्षा प्राप्त करके देश के बनाने में अपने योगदान दे सके। और मुझे ये कहते हुए खुशी है, गर्व का विषय है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी के साथ साथ आर्थिक रूप से भी समाज के सामान्य वर्ग के जो लोग थे, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करी है। और ये बिल भारत के हमारे संविधान निर्माताओं की जो मूल लक्ष्य और जो भावना का विषय है कि हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बराबरी के आधार पर मिले, ये बिल उसको पूरा करने के लिए होगा। और मैं सदन के सभी सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हम एक मत होकर के इसको पूरा करें, ताकि राज्य और केंद्र अपने यहाँ जो छोटे छोटे समाज है उनके साथ न्याय करके उनको विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। जय हिंद।